नमस्कार दोस्तों। स्टुपिडिटी एक कोलोकियल टर्म है। अब आप अभी से बोलना शुरू कर दें कि ये कोलोकियल का क्या मतलब होता है। कोलोकियल मतलब एक बोलचाल की भाषा में, ना कि औपचारिक तौर पे उसको बोला जा सके। ये हमेशा बोलचाल की भाषा में यूज होता है। स्टुपिडिटी का यूज किसी भी इंडिविजुअल के अंदर में लैक ऑफ इंटेलिजेंस, लैक ऑफ रीजनिंग और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग को दिखाने के लिए किया जाता है। इस टर्म का यूज काफी केयर के साथ करना होता है दोस्तों। आप किसी को भी ऐसे जाके स्टूपिड नहीं बोल सकते। इसका यूज करना पोटेंशियली ऑफेंसिव हो सकता है और काफी सब्जेक्टिव भी हो सकता है। इसीलिए इस वर्ड का यूज काफी सोच समझ कर करें। कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं दोस्तों जिसमें व्यक्ति के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग की काफी कमी होती है। इससे व्यक्ति जो काम कर रहा है उस काम का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा उसे यह भी समझ में नहीं आता। ऐसे बिहेवियर से कोई भी व्यक्ति काफी हेस्टी डिसीजंस ले सकता है और उन हेस्टी डिसीजंस का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा वो ये भी नहीं सोचता है दोस्तों। तो हेस्टी डिसीजन लेना, बिना वेरिफिकेशन के फॉल्स इंफॉर्मेशन को बिलीव करना या उसको प्रोपोगेट करना, गलती करके उससे कुछ नहीं सीखना, ये कुछ इस बिहेवियर के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो अगर आप इनमें से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी है दोस्तों। सपोज कीजिए कि मुझे पता है किसी एक डाउनटाउन एरिया में काफी ब्रेक इन्स होते हैं। वहां पे लोग आके कार का शीशा फोड़ के सामान निकाल के लेके भाग जाते हैं। ये मुझे पता है। वो काफी बिजी मार्केट है, ये भी मुझे पता है। फिर भी मैं गया अपनी कार को लेके, वहां पे मैंने पार्क किया और पार्क करके अपने जितने भी वैल्यूएबल्स थे, मैंने अपना फोन, अपना वॉलेट, सब कुछ बैक सीट पे रख दिया, वो भी प्लेन साइट में, ताकि वो सबको दिख पाए आराम से। मुझे पता है कि यहाँ पे रखना सेफ नहीं है, फिर भी मैंने रखा। और जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि मेरे कार में ब्रेक इन हुआ है और मेरे वैल्यूएबल्स जो हैं वो गायब है। अब इस बात को आप कैसे सोचेंगे? मैंने रैशनल डिसीजन नहीं लिया। जी हां, मैंने रिस्क को अच्छे से एनालाइज नहीं किया। वैल्यूएबल आइटम्स को ऐसे एक हाई रिस्क एरिया में छोड़ के जाना, वो भी विदाउट एनी सिक्योरिटी, मेरे लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग को दिखाता है। हो सकता है ये मेरे ओवरऑल इंटेलिजेंस को नहीं दिखाता, हो सकता है मैं काफी ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी हूं, लेकिन उस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए था वो मैं ठीक से एनालाइज नहीं कर पाया यहां पे दोस्तों। और मेरा ये डिसीजन मेरे लैक इन जजमेंट एंड ओवरसाइट ऑफ पोटेंशियल रिस्क को जरूर दिखाता है। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों कि समय समय पर सभी लोग कॉन्सिक्वेंसेस को दरकिनार करते हैं। किसी भी आदमी को केवल इस बेसिस पे जज करना फेयर और प्रोडक्टिव दोनों में से कोई कुछ नहीं होगा। इस एग्जाम्पल को हम अपनी लाइफ में मोर प्रोडक्टिव वे में ले सकते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव वे में ले सकते हैं। ऐसा सोच सकते हैं कि ये हमारे लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी, इससे हमने क्या सीखा, और अपने इस मिस्टेक से हम दूसरे लोगों को एनकरेज कर सकते हैं कि वो ज्यादा क्रिटिकल डिसीजंस लें और ज्यादा रैशनल डिसीजंस लें, किसी भी पोटेंशियल रिस्क को ओवरसाइट ना करें और ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने की कोशिश करें। सबके पास अलग अलग एक्सपर्टीज होती है, डिफरेंट लेवल ऑफ नॉलेज होता है। इसीलिए केवल इस एग्जाम्पल के लिए हम किसी को स्टूपिड का लेबल नहीं लगा सकते। ऐसे लगाना गलत होगा और बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होगा। हालांकि लोगों के अंदर कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जो उनके लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, लैक ऑफ रैशनल थिंकिंग को दिखाते हैं। ध्यान रखें, ये जो साइंस मैंने बताए हैं ये किसी के इंटेलिजेंस की जजमेंट की बात नहीं हो रही है यहां पे। ये बस कुछ ऐसे पोटेंशियल इंडिकेटिव एरियाज हैं जहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत हो सकती है दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि
कौन कौन से ऐसे बिहेवियर हैं जो आपको हाई रिस्क जोन में धकेल सकते हैं, और इसी वजह से क्यों कोई भी व्यक्ति इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में या रैशनल डिसीजन लेने में लैक करता है। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, लैक ऑफ ओपन माइंडनेस। जब कोई व्यक्ति किसी न्यू आइडिया को, किसी नए इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में रजिस्ट करता है या अडेप्ट करने में रजिस्ट करता है, तो ऐसे पर्सन को, इस बिहेवियर को लैक इन ओपन माइंडनेस बोलते हैं। ऐसे लोगों के अंदर नई चीजें सीखने का कोई भी उतावलापन नहीं होता है। वो लोग नई चीजों को देख के ही उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं नहीं, ये तो अलग रखो भाई, ये हमसे नहीं होगा, ये क्या नई नई चीज लेके आ गए यहां पे। इसको हम लैक ऑफ विलिंगनेस टू अडेप्ट न्यू थिंग्स भी बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, मेकिंग हेस्टी जजमेंट्स। बिना किसी सफिशिएंट एविडेंस के डायरेक्ट कंक्लूजन पे चले जाना एक हेस्टी जजमेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, इनेबिलिटी टू एक्सेप्ट मिस्टेक्स। कुछ लोग हमारे आसपास ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कोई गलती की है, तो वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि मैंने ये मिस्टेक किया है। वो उस मिस्टेक को भी सही बताने के लिए अलग अलग आर्गुमेंट्स देने लगते हैं, और इससे उस व्यक्ति का पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाता है दोस्तों। चौथा पॉइंट है दोस्तों, रिपीटिंग मिस इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को बिना उसको फैक्ट चेक किए, बिना उसको ये देखे कि ये इंफॉर्मेशन सही है या गलत है, उसको बार बार यूज करना, उसको प्रोपगेट करना, लोगों के बीच में लाके उसे रखना, एक लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग को दिखाता है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, रिफ्यूजिंग टू लर्न। जब किसी व्यक्ति के पास में कोई नई चीज सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उस अपॉर्चुनिटी को रजिस्ट करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनको नई चीजें सिखाई जाए, चाहे वो कोई फॉर्मल एजुकेशन हो या इनफॉर्मल एक्सपीरियंस हो या कोई भी ऐसे पर्सनल डेवलपमेंट की चीज। इससे होता क्या है दोस्तों, इससे आदमी की इंटेलिजेंस लेवल जो है वो हिंडर होती है, वो धीरे धीरे ग्रो नहीं कर पाता है। छठा पॉइंट है दोस्तों, अवॉइडिंग चैलेंजेस। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो केवल आसान रास्ते को ढूंढते हैं कि नहीं, ये काम तो मैं नहीं करूंगा, इसमें काफी जोखिम है। ऐसे लोग ज्यादातर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और उसका मेन कारण यही है कि वो खुद को चैलेंज नहीं कर पाते, वो अपने आप को एक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकाल पाते। और ये दोस्तों व्यक्ति के अंदर लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस को दिखाता है। सातवां पॉइंट है दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस और अपने वे ऑफ डूइंग थिंग्स, किस तरीके से वो काम करते हैं, उस पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस होता है, और उनके इस ओवर कॉन्फिडेंस का कोई एविडेंस भी नहीं है, फिर भी उनके पास ओवर कॉन्फिडेंस होता है। यह भी एक तरीके से लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस को दिखाता है। आठवां पॉइंट है दोस्तों, इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है दोस्तों। चाहे हम किसी रिलेशनशिप की बात करें या किसी बिजनेस की बात करें या किसी भी फर्म में काम करने की बात करें, आप कहीं पे एम्प्लॉय हो या आप एम्प्लॉयर हो, इन सारे केसेस में कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने थॉट्स को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या अगर कोई दूसरा बोल रहा है तो उसको खुद के अंदर प्रोसेस भी ढंग से नहीं कर पाते, और ये लैक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नाइन्थ पॉइंट दोस्तों, लैक ऑफ क्यूरियोसिटी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको किसी भी चीज से कोई मतलब ही नहीं होता है। अगर उनके सामने कुछ हो रहा है तो वो ये भी नहीं पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, ये कब हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं। वो अपने आसपास होने वाली चीजों को लेके क्यूरियस होते ही नहीं। ये केवल आसपास की बात नहीं कर रहा हूं मैं दोस्तों। क्यूरियोसिटी जो है
वो आपको हर जगह हेल्प करती है। अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयड हैं तो वहां पे भी आपको क्यूरियस रहना होता है। सपोज कीजिए आपने नया नया जॉब ज्वाइन किया और आपको कुछ भी नहीं पता कि वहां पे कैसे काम होता है। जब तक आप क्यूरियस नहीं होंगे, लोगों से पूछेंगे नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए क्यूरियोसिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू हैव गुड नॉलेज अबाउट थिंग्स। और जब तक हमें चीजों के बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक सेल्फ डेवलपमेंट नहीं हो सकता है दोस्तों। 10th पॉइंट आता है दोस्तों, इग्नोरिंग फीडबैक। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो फीडबैक को बिल्कुल ही इग्नोर करके चलते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट करते हुए दिखते हैं। मैं कैसा काम कर रहा हूं ये मेरा फीडबैक ही मुझे बताएगा। मुझे अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि मैं हमेशा अच्छा ही करता हूं। जब तक कोई मुझे मेरे काम के बारे में फीडबैक नहीं देगा, तब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं काम कैसा कर रहा हूं। तो फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। और इस तरीके से अगर आप फीडबैक को कंसीडर नहीं करते हैं तो ये आपके पर्सनल इंप्रूवमेंट और ग्रोथ को काफी लिमिट कर देता है दोस्तों। 11th पॉइंट है रिपीटिंग द सेम मिस्टेक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही मिस्टेक को बार बार करते हैं। उनको पहले मिस्टेक से कुछ सीखना चाहिए, खुद को इंप्रूव करके तब उस काम को करना चाहिए। वो लोग ऐसा नहीं करते हैं और वो सेम मिस्टेक को बार बार दोहराते हैं दोस्तों। 12th पॉइंट है इंपल्सिव बिहेवियर। कुछ लोगों का बिहेवियर काफी इंपल्सिव होता है, बिना किसी कॉन्सिक्वेंस को कंसीडर किए वो एक्ट कर देते हैं और ये व्यक्ति के अंदर में थॉटफुल डिसीजन मेकिंग के अब्सेंस को दिखाता है। 13th पॉइंट है दोस्तों, बीइंग क्लोज्ड टू न्यू एक्सपीरियंसेस। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो न्यू एक्टिविटीज को हमेशा रिफ्यूज करते हैं, बोलते हैं ये तो मुझे आता ही नहीं है, मैं इसको कैसे कर पाऊंगा। इस तरीके से न्यू एक्टिविटीज या न्यू एक्सपीरियंस को बार बार रिफ्यूज करने से व्यक्ति को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव नहीं मिल पाता है, उसे एक डिफरेंट नॉलेज नहीं मिल पाती है और इसका कारण यह होता है कि आदमी का इंप्रूवमेंट काफी स्लो हो जाता है या ऐसा बोले नहीं हो पाता है। 14th पॉइंट है दोस्तों, अनविलिंगनेस टू सीक हेल्प। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हेल्प लेना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। वो सोचते हैं जो मैं करूंगा मैं अकेले करूंगा, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। और ये व्यक्ति के अंदर में लैक ऑफ ह्यूमिलिटी को दिखाता है। 15th पॉइंट है दोस्तों, नैरो फोकस। किसी भी एक सब्जेक्ट पे कुछ ज्यादा ही फोकस कर देना और बाकी एक ब्रॉड रेंज ऑफ नॉलेज, ब्रॉड रेंज ऑफ सब्जेक्ट को बिल्कुल ही इग्नोर कर देना, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यह व्यक्ति के अंदर में एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग पैदा करता है। याद रहे, इंटेलिजेंस एक मल्टीफेसेड एक्शन है। किसी को भी आप इन साइंस के जरिए मूर्ख नहीं बोल सकते कि वो मूर्ख है, बिल्कुल भी नहीं। किसी को भी आप मूर्ख से लेबल करने के बजाय उसको कंटिन्यूअस लर्निंग, ग्रोथ और ओपन माइंडनेस जैसी चीज को अडेप्ट करने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्तों, या ऐसा कहें कि कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज हैं, साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, जिनको समझकर ये पता लगाया जा सकता है कि आखिर लोग ऐसे इररेशनल डिसीजंस क्यों लेते हैं, इसके पीछे क्या साइंस है, इसके पीछे लॉजिक क्या है और कैसे लोग इररेशनल और सब ऑप्टिमल डिसीजंस के शिकार हो जाते हैं। इसमें सबसे पहली थ्योरी जो हमारे सामने आती है दोस्तों, वो है प्रोस्पेक्ट थ्योरी, एन एनालिसिस ऑफ डिसीजन अंडर रिस्क, जो डेनियल कैनेमन एंड एमोस ट्वर्स्की ने 1979 में दिया था। यह थ्योरी यह बताती है कैसे कोई इंडिविजुअल किसी पोटेंशियल लॉस या पोटेंशियल गेन को इवैल्यूएट करता है। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं। सपोज कीजिए आपको किसी ने 100 रुपए दिए, तो ये आपके लिए एक नाइस मेमोरी बन जाती है कि अरे वाह, आज मुझे 100 रुपए मिले। यही एक दूसरा सिनेरियो लेकर आते हैं। सपोज आपको किसी ने 200 रुपए दिए
और उसमें से 100 रुपए चोरी हो गए। अब ये जो सेकंड वाला केस है, ये आपके लिए एक नाइस मेमोरी नहीं रह पाएगी। आपको हमेशा यही याद होगा, अरे यार 100 रुपए मेरे चोरी हो गए। जबकि दोनों ही केसेस में आपको 100 रुपए का ही फायदा हुआ है। फिर भी पहले वाली मेमोरी एक अच्छी मेमोरी है और दूसरी वाली मेमोरी एक नॉट सो नाइस मेमोरी बन के रह जाती। ये पोटेंशियल गेन और पोटेंशियल लॉस को कैसे हमारा माइंड इवेल्युएट करता है, उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये थ्योरी हमें ये बताती है कि कैसे हम पोटेंशियल गेन या पोटेंशियल लॉस को इवेल्युएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परसीव्ड वैल्यू, जो कि हमें ऑब्जेक्टिव आउटकम के बेसिस पे करना चाहिए, लेकिन नहीं, हम परसीव्ड वैल्यू के बेसिस पे करते हैं। अगली जो थ्योरी है दोस्तों, वो है जजमेंट अंडर अनसर्टेनिटी, जिसमें ह्यूरिस्टिक और बायसेस के बारे में बताया गया है। अब आप कहेंगे ये बड़े बड़े टर्म्स कहां से आ गए, ये ह्यूरिस्टिक क्या है, ये बायसेस क्या है। बायसेस का मतलब यहां पे कॉग्निटिव बायस से है दोस्तों। अब ये कॉग्निटिव बायस होता क्या है, इस थ्योरी में कॉग्निटिव बायस और ह्यूरिस्टिक के बारे में बताया गया है दोस्तों, कि कैसे कॉग्निटिव बायस और ह्यूरिस्टिक्स मिलके उस व्यक्ति के डिसीजन मेकिंग में एरर लेके आते हैं। अब मैं आपको बताता हूं ये कॉग्निटिव बायस क्या है, आखिर ये कौन सी बड़ी बला है जो बार बार इसका नाम आ रहा है हम लोगों के पास। देखिए होता क्या है कि जब किसी इंफॉर्मेशन को हमारा माइंड अपने आप में प्रोसेस करता है, तो उस प्रोसेसिंग के दौरान कुछ सिस्टमेटिक एरर्स आते हैं, और यही जो सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं, इन्हीं को कॉग्निटिव बायस बोला जाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसी भी व्यक्ति के प्रोफेशन को देख के उसका जेंडर अज्यूम कर लेना। अच्छा ये कारपेंटर है, फिर तो ये पक्का मेल होगा। ये जो एरर आया, जरूरी नहीं है कि वो मेल हो, वो फीमेल भी हो सकती है, लेकिन ये जो एरर आया मेरे दिमाग में, ये एक कॉग्निटिव बायस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। किसी भी व्यक्ति के बैकग्राउंड को देख के ये अज्यूम कर लेना कि वो अच्छा है या बुरा, ये भी एक कॉग्निटिव बायस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जो दूसरा वर्ड था दोस्तों, वो ह्यूरिस्टिक था। ह्यूरिस्टिक का मतलब आपको हिंदी में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ह्यूरिस्टिक मतलब होता है अनुमानी दृष्टिकोण। साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसमें हम किसी भी एक चीज के बारे में अनुमान लगा रहे हैं, उसके बारे में हमें एविडेंस नहीं है कि वो क्या है, बस एक अनुमान लगा दिया मैंने कि ऐसा हो सकता है। बिल्कुल ट्रायल एंड एरर मेथड की तरह अनुमान लगा लगा के डिसीजन लेना। ह्यूरिस्टिक का एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं दोस्तों। सपोज कोई व्यक्ति ट्रैफिक में फंस गया। अब ट्रैफिक बहुत लंबा है, उसे निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। उसने एक डिसीजन लिया कि इस रास्ते को छोड़ देते हैं, दूसरे रास्ते से चलते हैं। दूसरा रास्ता उसने देखा भी नहीं, वो ये भी नहीं जानता कि ये जो दूसरा रास्ता है वो अच्छा है भी या नहीं, उसमें आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा। ये बस एक अनुमानित डिसीजन है, अनुमान लगा के चल दिया कि हाँ ठीक है अच्छा ही होगा। और ऐसे डिसीजंस में जो एरर मिलेंगे, उन्हीं एरर्स के बारे में इस प्रोसेस में बताया गया है दोस्तों। तीसरा जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, वो एनॉमलीज के ऊपर है दोस्तों, जिसमें एंडोमेंट इफेक्ट, लॉस एवर्जन और स्टेटस को बायस को देखा जाता है। अब फिर से बड़े बड़े नाम आ गए। ये एंडोमेंट इफेक्ट, लॉस एवर्जन और स्टेटस को बायस क्या होता है, एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। एंडोमेंट इफेक्ट ये कहता है कि किसी भी आइटम को ओवर वैल्यू करना, अगर आप उसे खुद ओन करते हो तो, अदरवाइज उसकी कोई भी वैल्यू नहीं समझ में आया? मैं अच्छे से बताता हूं। सपोज कीजिए मेरे पास एक फोन है, वो जनवरी 2023 का मॉडल है, मुझे उसे बेचना है, और सेम मॉडल के जो दूसरे फोन है वो मार्केट में 6000 के बिक रहे हैं, लेकिन मैं अपने फोन को 6000 में नहीं बेचना चाहूंगा। मैं हमेशा चाहूंगा कि उससे ज्यादा प्राइस मिले, मुझे 7000 मिले या 8000 रुपए मिले। ये जो साइकोलॉजी है हमारे माइंड की कि ये मेरा सामान है, इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, इसी को एंडोमेंट इफेक्ट बोलते हैं दोस्तों। इसमें व्यक्ति विशेष को यह लगता है कि ये आइटम मैं ओन करता हूं तो इसकी वैल्यू ज्यादा है।
अगर वो इसे ओन नहीं करता तो उसके सामने उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन चूंकि वो ओन करता है तो अब उसकी वैल्यू ज्यादा है। दूसरा, लॉस एवर्जन। होता क्या है दोस्तों कि लोग स्मॉल गारंटीड आउटकम को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ना कि लार्ज रिस्की आउटकम को। एक एग्जांपल से समझते हैं, और ये एग्जांपल डेनियल कैनेमन ने अपनी ही क्लास में किया था। उन्होंने एक सिक्का लिया और अपनी क्लास में बच्चों से पूछा कि मैं इस सिक्के को उछाल रहा हूं, अगर टेल्स आया तो तुम $10 हारोगे। और फिर उन्होंने बच्चों से यह पूछा कि बताओ तुम्हें क्या लगता है कि कितना रुपया अगर तुम जीत जाते हो तो तुम लोगों के लिए ये जो बेट है वो एक्सेप्टेबल है, मिनिमम कितना जीतना है तुम्हें। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर था $20। मतलब अगर वो 2 बार जीत जाते हैं तो वो तीसरी बार ट्राई नहीं करेंगे, वो 2 बार में खुश हैं। उनको फिक्स्ड और गारंटीड आउटकम चाहिए था, न कि ज्यादा लार्ज और रिस्की आउटकम। ये लॉस एवर्जन का बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो ये कुछ ऐसे स्टडीज थे दोस्तों जिसको पढ़ के, जिसको समझ के आप क्रिटिकल थिंकिंग और एबनॉर्मल बिहेवियर को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। एक साइंटिस्ट थे दोस्तों, कार्लो एम सिपोला। उन्होंने एक लॉ दिया। उस लॉ को हम द बेसिक लॉज ऑफ स्टुपिडिटी के नाम से जानते हैं, जिसमें उन्होंने 5 ऐसे ऐसे लॉज बताए जो व्यक्ति के अंदर स्टुपिड बिहेवियर को डिपिक्ट करते हैं। अब अगर मैं उस 5 को भी अभी बताने लगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, उसे मैं किसी सेपरेट वीडियो में कवर कर लूंगा दोस्तों। पॉइंट ये है दोस्तों कि इन सारे लॉज और फाइंडिंग्स को यूज करके आप अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। किसी भी एकेडमिक लिटरेचर में आपको स्टूपिड बिहेवियर वर्ड नाम से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये स्टडीज आपको ये जरूर बताती है कि क्यों कुछ लोगों के डिसीजंस जो होते हैं वो नॉर्मल रेशनल डिसीजन से अलाइन नहीं करते। आपको क्या लगता है दोस्तों, और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।